आज के मुख्य समाचार। पटना में सीएम सुक्खू का बयान। भाजपा ने सीएम पर किया तीखा प्रहार। हिमाचल में जल्द शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी। केशव चौहान ने हाईकोर्ट के मस्जिद फैसले का किया स्वागत। शिमला नगर निगम बैठक में हंगामा। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि। मस्जिद मामले पर देवभूमि संघर्ष समिति ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों में केवल एक विषय शिक्षक तैनात होगा। सरदार पटेल की जयंती पर हिमाचल में रन फॉर यूनिट का आयोजन। कमिश्नर को ज्ञापन देने पहुंचे देवभूमि संघर्ष समिति के लोग। अब समाचार विस्तार से। पटना में पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय 87,000 रुपए है, जबकि हिमाचल में यह 2.57 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि बिहार में 20 साल से एक ही नेतृत्व के बावजूद विकास की स्थिति चिंताजनक है। सीएम सुक्खू ने ऐलान किया कि बिहार में भी ओल्ड पेंशन स्कीम OPS लागू की जाएगी, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया। सीएम ने बताया कि हिमाचल में दूध और प्राकृतिक खेती से उगाए गए अनाज पर MSP, मनरेगा मजदूरी 320 रुपए और सोलर पावर व ई-टैक्सी योजनाओं के तहत युवाओं को अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होता है और बिहार में भी ऐसी सोच की जरूरत रहती है। 20 साल से वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रति व्यक्ति आय बिहार में 87,000 रुपए, यानी कि 20 साल से जो प्रदेश में एक मुख्यमंत्री चुनता हो, एक भारतीय जनता पार्टी और JDU की सरकार चुनता हो, हमारे प्रति व्यक्ति आय 2,57,000 रुपए है। बिहार की 83,000 रुपए बिहार की। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्वालिटी एजुकेशन में हिमाचल में उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश 2021 में थी, हम 21वें स्थान पर थे। असर की रिपोर्ट आई, हमारी सरकार ने शिक्षा नीति में बदलाव किया और हम 2025 में 5वें स्थान पर पहुंच गए, जहां प्रति व्यक्ति आय 2,57,000। शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन हमारी 91% महिलाओं का शिक्षित होना इस बात को इंगित करता है कि कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की विकास की नीति, कांग्रेस की सोच आम आदमी तक पहुंचने की महज सोच नहीं है, स्कीम लागू करनी होती। तो हमारे चुनाव तो 2027 में थे, तो हम 2027 में जैसे कि बिहार की सरकार ने 10,000 रुपया महिलाओं को चुनावों से पहले डाल दिया, हम उस समय भी वोट पेंशन स्कीम लागू कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हमेशा से प्रतिबद्धता रही है, राहुल गांधी जी की सोच रही है कि जो कहा है उसे करना है। इस दृष्टिकोण से हमने ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार बनने के पहले महीने से लागू कर दी और आज 1,36,000 सरकारी कर्मचारी हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम के पात्र है। लागू ही नहीं की, जो नए आने वाले सरकारी नौकरियां हैं उसमें भी शुरुआत इसको किया गया। हमने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया, मक्की का मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया, जौ का मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया और कच्ची हल्दी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने घोषित किया। गेहूं हम किसानों से 60 रुपए किलो खरीद रहे हैं, मक्की 40 रुपए किलो खरीद रहे हैं, कच्ची हल्दी हम 90 रुपए किलो खरीद रहे हैं और जो हमारी जौ है उसको हम 40 रुपए से 60 रुपए किलो खरीद रहे हैं। रूरल इकोनॉमी कैसे विकसित होगी? मैं बिहार के हालात देखकर ये कह सकता हूँ कि गांव का नाम लेकर किसान की आमदनी को दुगना करने की बातें तो राजनीतिक दल करते हैं,
हिमाचल प्रदेश में हमने इस प्रकार के दुगनी आय करने की बजाय हमने कहा कि किसान की आय ज्यादा हो और उस दृष्टिकोण से हमने एमएसपी किया और तकरीबन आज 2,28,000 किसान हमारी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार प्राकृतिक खेती से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रमुख प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने बिहार में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रेस वार्ता को कांग्रेस के झूठ के प्रचार अभियान का हिस्सा बताते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को झूठे वादों से ठगने के बाद अब सुक्खू सरकार बिहार में उसी ठग मॉडल को लागू करने निकले हैं। जम्वाल ने आरोप लगाया है कि जब हिमाचल प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा था तब मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं को छोड़कर चुनावी राजनीति में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1500 देने, दूध की एमएसपी और विकास कार्यों के लिए सुक्खू के दावे झूठे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सड़कों, स्वास्थ्य सेवाओं और कर्मचारियों की स्थिति बदतर हो चुकी है, जबकि सरकार केवल घोषणाओं में व्यस्त है। उन्होंने कांग्रेस के गठबंधन को महाठगबंधन बताते हुए कहा कि हिमाचल की तरह अब बिहार की जनता को ठगने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देश मोदी जी के नेतृत्व में विकास और विश्वास की राजनीति पर भरोसा करता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी आजकल हिमाचल की चिंता छोड़कर बिहार चुनावों में स्टार प्रचारक के रूप में वहां पर घूम रहे हैं और हिमाचल की जनता को ठगने के पश्चात आज बिहार की जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी की प्रेस वार्ता को सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश में 2,87,000 महिलाओं को 1,500 रुपए देना जो है वो शुरू कर दिया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल में जिस प्रकार से आपने माताओं बहनों को ठगा, अब बिहार में जाकर भी वही ठगी आप करना चाहते हैं, लेकिन वो संभव नहीं है। और मुख्यमंत्री जी बिहार में जाकर कह रहे हैं कि यहाँ की सड़कों की हालत खराब है, जबकि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के और स्थानीय निकायों को इस आधार पर स्थगित करने का कैबिनेट ने फैसला लिया कि हिमाचल की सड़कें पिछले 3 महीने से बंद पड़ी हैं और हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संभव नहीं है। और स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी बिहार में कह रहे हैं कि बिहार की जनता को भी कांग्रेस पार्टी जो है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना और जयराम जी की हिम केयर योजना दोनों को हिमाचल प्रदेश में बंद करने की ओर जो है सरकार आगे बढ़ रही है, जिसमें 5 लाख का इलाज वर्ष में एक बार एक व्यक्ति का होता था। आज उस योजना को भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बंद कर रही है और उसके साथ अनेकों झूठी बातें जो हिमाचल प्रदेश में जो झूठी घोषणाएं की थी उनका जिक्र जाकर बिहार में कर रहे हैं। चाहे वो किसानों को ठगने की बात हो, चाहे वो नौजवानों को ठगने की बात हो। दूध के समर्थन मूल्य को कहा था कि हम 100 रुपए लीटर जो है दूध लेंगे, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में कहां पर 100 रुपए लीटर दूध जो है वो लिया जा रहा है, ये सरकार बताए। और उसके साथ हिमाचल प्रदेश में चीख कर कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं ने और केंद्र की उनकी नेत्री प्रियंका गांधी जी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 1 वर्ष में 1 लाख सरकारी नौकरियां नौजवानों को देंगे और 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। हिमाचल की जनता को तो आपने 2022 के विधानसभा चुनावों में इन झूठी बातों से, झूठी घोषणाओं से ठग लिया, लेकिन अब बिहार में जाकर भी आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वहां की जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब बिहार में जाकर हिमाचल प्रदेश की सरकार की पोल खोलेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने आज हिमाचल प्रदेश में आपदा के बावजूद भी आज बहुत सी सड़कें बंद पड़ी हैं, जिन पर बसें चलती थी आज बसें नहीं चल रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं के स्थानीय निकायों के चुनाव स्थगित करने की ओर सरकार आगे बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में 1500 के नाम पर महिलाओं को ठगा वो कहीं नहीं दिया गया। कर्मचारियों को और पेंशन धारकों को जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की सरकार ठग रही है वो पूरा प्रदेश आज देख रहा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार बिहार में जाकर मुख्यमंत्री जी प्रचार करके ये वहां की जनता को ठगना चाहते हैं वो संभव नहीं है, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि विकास अगर इस देश में हुआ है तो मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के माध्यम से हुआ है और बिहार में भी कमल खिलेगा और भाजपा गठबंधन की सरकार जो है वो बिहार में बनेगी।
हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार जल्द ही इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, आईजीएमसी शिमला और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू करने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इस योजना पर कार्य भी शुरू कर दिया है। करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से 4 आधुनिक सर्जिकल रोबोट खरीदे जाएंगे, जिन्हें इन दोनों कॉलेजों में स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में एम्स चमियाना और टांडा मेडिकल कॉलेज में ही रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। अब तक एम्स चमियाना में 40 से अधिक और टांडा में 10 से अधिक सफल रोबोटिक सर्जरी की जा चुकी है। मरीजों में इस तकनीक के प्रति उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आईजीएमसी और नेरचौक मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों को रोबोटिक सर्जरी का प्रशिक्षण एम्स चमियाना में दिया जाएगा। इसके बाद सरकार का लक्ष्य चंबा, हमीरपुर और नाहन मेडिकल कॉलेजों में भी इस सुविधा को शुरू करने का है, ताकि प्रदेश भर के मरीजों को अत्याधुनिक सर्जरी की सुविधा अपने ही राज्य में उपलब्ध हो सके। सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत रोबोटिक सर्जरी को भी शामिल किया है। जिन मरीजों के पास हिमकेयर कार्ड है, उनकी यह सर्जरी निःशुल्क की जा रही है, जबकि अन्य मरीजों के लिए रोबोटिक सर्जरी पर करीब 30,000 रुपए का खर्च आ रहा है। दवाइयों का खर्च अलग है। प्रदेश सरकार मेडिकल कॉलेजों को आधुनिक उपकरणों और पर्याप्त स्टाफ से लैस करने पर जोर दे रही है। हाल ही में सरकार ने एम्स चमियाना सहित विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के लिए 53 नए डॉक्टरों की नियुक्ति की है, जिनमें से 20 डॉक्टर मेडिकल कॉलेज कांगड़ा, 19 आईजीएमसी शिमला, 8 हमीरपुर और 9 डॉक्टर एम्स चमियाना के लिए तैनात किए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए पुरानी मशीनों को हटाकर नई अत्याधुनिक मशीनें लगाई जा रही है। सरकार ने हाल ही में 600 नर्सों की तैनाती भी की है। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों, जोनल और आदर्श अस्पतालों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए लगातार भर्ती प्रक्रिया चल रही है। डॉक्टरों के साथ साथ नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भी तैनाती की जा रही है। मुख्यमंत्री स्वयं स्वास्थ्य विभाग की नियमित बैठकें लेकर यह सुनिश्चित कर रही है कि मरीजों को इलाज के लिए बाहरी राज्यों में न जाना पड़े और उन्हें प्रदेश में ही आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। केशव चौहान ने संजौली मस्जिद मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मस्जिद हटाने के आदेश के बाद अब यह मामला समाप्त हो चुका है और हिमाचल की जनता माननीय हाई कोर्ट को तहे दिल से धन्यवाद करती है। केशव चौहान ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ने इस मसले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन अंततः सत्य और कानून की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जिस तरह से अवैध निर्माण हो रही है, उन पर रोक लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अदालत का यह निर्णय सही दिशा में उठाना सही कदम है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार बाहर से आए लोगों को अवैध रूप से बसाने की कोशिश कर रही है, जो राज्य के हित में नहीं है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि केवल अवैध गतिविधियों के विरोध में है। संजौली मस्जिद को लेकर माननीय हाई कोर्ट के फैसले का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज पूरा सनातन समाज हिमाचल प्रदेश का, विशेष तौर पर जिला शिमला का, माननीय हाई कोर्ट का बहुत आभारी है, क्योंकि जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इस मस्जिद के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसे दबाने का पूरा प्रयास किया और निहत्थे सनातनियों पर लाठियां भांजी। आज माननीय हाई कोर्ट ने जन भावनाओं को समझते हुए जिस प्रकार की अवैध गतिविधियां पूरे प्रदेश भर में चल रही है, उस पर ये करारा जवाब दिया है। और जो वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश में है, सनातन विरोधी सरकार जो हिमाचल प्रदेश में है, उसने जिस प्रकार से एक एजेंडा चलाया हुआ है कि बाहर से आए हुए प्रवासियों को अवैध तरीके से वो इस प्रदेश में बसाना चाहती है और इस प्रदेश की डेमोग्राफी को चेंज करने का जो इन्होंने एक बीड़ा उठाया है, उस पर ये एक करारा जवाब है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से एक शांति प्रिय राज्य हिमाचल प्रदेश में इस कांग्रेस सरकार ने बाहर के लोगों को, प्रवासियों को गैर कानूनी तरीके से अपनाने, यहां पर बसाने का काम किया है और उन्हें प्रोटेक्शन देने का काम किया है। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला इस मस्जिद को तोड़ने का जो आया है, हम इसका हार्दिक स्वागत करते हैं और प्रदेश भर में जो अनेकों मस्जिदें बनी है उस पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई हो। जो अवैध मस्जिदें बनी है उस पर इसी प्रकार की कार्रवाई हो और जो अवैध तरीके से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जिनकी कोई
जिनकी कोई पहचान नहीं है, जिनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वो चाहे रोहिंग्या हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, या अनेकों जो बाहर के राज्यों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं जिनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, जिनकी कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये उसके खिलाफ भी एक संदेश है कि इस प्रकार के लोगों को यहाँ पर आने की परमिशन ना दी जाए। जो यहाँ पर आए, सब लोग यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर अपना सब कर सकते हैं, लेकिन कानूनी तरीके से यहाँ पर आए, उनकी वेरिफिकेशन हो, क्योंकि आपराधिक गतिविधियां यहाँ पर जो बढ़ी हैं, बाहर के लोग यहाँ पर जब से आए हैं, यहाँ पर आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ी है। इस मस्जिद पर जो ये फैसला आया है, इसके बाद सरकार को और चौकन्ना होने की आवश्यकता है, और जो सनातन के जो लोग हैं, जिस प्रकार से बार बार वो अवैध तरीके से जो प्रदेश भर में और मस्जिदें बनी है, उस पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। शिमला नगर निगम की मासिक बैठक में मेयर और उप महापौर का कार्यकाल 5 साल करने के प्रस्ताव पर जमकर हंगामा हुआ। भाजपा पार्षदों के साथ कुछ कांग्रेस पार्षदों ने भी खुलकर विरोध किया। भाजपा ने तुरंत मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करवाने की मांग की, जिससे बैठक में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हंगामे के बीच मेयर सुरेंद्र चौहान और उनके समर्थक बैठक छोड़कर चले गए, जबकि भाजपा पार्षद और कुछ असंतुष्ट कांग्रेसी पार्षद बैठक में डटे रहे। कांग्रेस पार्षद कांता ने कहा कि वह सरकार या मेयर के खिलाफ नहीं है, लेकिन महिला के लिए मेयर की सीट आरक्षित थी, इसीलिए महिला पार्षद को यह अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रस्ताव का विरोध करने वालों में अंकुश वर्मा, सिमी नंदा, नरेंद्र ठाकुर, अतुल कश्यप, चमन, कांता, उर्मिला, रामरतन वर्मा, अनीता, विनीत और कुलदीप शामिल रहे। बैठक में मचे इस हंगामे ने नगर निगम की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। तो हमारे मोदी जी बोलते हैं कि 33% महिलाओं को देना चाहिए, है? और कहाँ ये आज महिलाओं का खत्म कर दिया। औरतों के और के साथ 18-19 की महिलाएं, वही तो, और उनका हक छीना जा रहा है। कितनी महिलाएं हैं यहाँ पे? अगर आप महिलाएं इकट्ठी हो जाए ना, तो हम अपना मेयर और डिप्टी मेयर बना सकते हैं। पुरुष को बाहर कर दो, हम सरकार के खिलाफ नहीं है। जैसे आपको विदित है, हमने तो अखबारों के माध्यम से पढ़ा था कि मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल सीएम साहब ने एक्सटेंड कर दिया गया, जबकि रोस्टर के अकॉर्डिंग जो ये है, इस बार महिला आरक्षण का था। महिला को मेयर, जो सेकंड ढाई साल के लिए महिला को मेयर बनना था, लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट ने आउट ऑफ द वे सीएम साहब ने इन दोनों को एक्सटेंड कर दिया गया। तो हमारा ये विरोध है कि हम ये चाहते हैं कि जब ये जो रोस्टर है वो महिला के लिए इस बार आरक्षित है, तो हम चाहते हैं कि महिला को ही मेयर बनना चाहिए और बाय वोटिंग होना चाहिए। आज तक ये बाय वोटिंग ही हुआ। फर्स्ट टाइम मेयर बना, बाय वोटिंग बना, सेकेंड टाइम जब मेयर बना, बाय वोटिंग बना, मतलब जो अकॉर्डिंग टू वहाँ रोस्टर के अकॉर्डिंग होता वैसे होता। और इस बार ये आउट ऑफ द वे, अभी ना कोई कैबिनेट में पास किया गया, कुछ नहीं किया गया, एक्सटेंड कर दिया। सीएम साहब ने अपना हिटलर वाला फरमान जारी कर दिया। ये कैसी है? तो ये सरकार जो महिला विरोधी सरकार है, हम इसका पुरजोर पूरे विपक्ष की तरफ से पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि ये जैसे आज तक होता आया वैसा ही होना चाहिए। मेयर डिप्टी मेयर का इलेक्शन बाय वोटिंग होना चाहिए। कि जो ये निर्णय लिया है गवर्नमेंट ने, कैबिनेट में जो लाया है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि अभी रोस्टर में इतनी बड़ी छेड़खानी करना हम नहीं समझते कोई अच्छी बात है। अभी हम महिलाएं 21 हैं हाउस में, हम 21 महिलाएं हैं जो चुन, तो बहुमत में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग इस इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये महिला मेयर का जब पद है तो महिला मेयर बननी ही चाहिए। हाँ, हमारा विरोध रहेगा, क्योंकि बाय इलेक्शन आओ, कोई भी मेयर बन जाए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विरोध जारी है जब तक इलेक्शन नहीं होता। हमारी सरकार में पिछले टेन्योर में आपने देखा था कि 2.5 साल रिजर्वेशन में था, 2.5 साल के बाद जो मेयर का पद था वो ओपन था, फिर भी महिला बनी। लेकिन हमेशा आगे ऐसे ही चलता रहेगा। ये भी चाहते हैं, लेकिन मुझे तो इस बात की हैरानी है कि इन्हें भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। इन्हें भी नहीं पता था कि मेयर किसे बनाना है, और इनको भी नहीं पता था। ये तो हमने अखबार के माध्यम से इनको भी और हमें भी पता चला है कि इनको मेयर घोषित किया गया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर एक सीनियरिटी होती है, हम लोग 2-2, 3-3 बारी चुन के आते हैं, कल को तो हमारा कोई दायित्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसमें ना कोई सीनियरिटी देखी जा रही है,
ना कोई आपको पूछा जा रहा है। जब आपको ये हमारा जो हाउस होता है सुप्रीम हाउस होता है, तो वोटिंग के द्वारा ये होना चाहिए। मेरा यही है, हमें नहीं है कि हमें ये बने, हमें इनसे कोई व्यक्ति विशेष हमारा कोई नहीं है, लेकिन जो वोटिंग है उसके द्वारा बनाया जाए। मैं सिर्फ इसमें इतना ही कहना चाहूँगी कि जो आज हाउस में हंगामा हुआ है, जो बीजेपी वालों ने किया है, उन्होंने अपनी तरफ से विरोध किया है, लेकिन जो हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो खड़े होकर जो अपना मौन विरोध किया है, वो सिर्फ इसलिए है कि जब कार्यकाल 2.5 साल का था, 2.5 साल बाद महिला को चांस मिलना था, तो हम उस रोस्टर के अगेंस्ट विरोध अपना प्रदर्शित कर रहे हैं कि भाई महिला को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि इस बारी हाउस में महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा है। हम आदरणीय सीएम साहब का बहुत आदर करते हैं और अपने मेयर साहब का भी बहुत आदर करते हैं। हम उनके खिलाफ नहीं है, ना हम सरकार के खिलाफ हैं, ना हम मेयर साहब के खिलाफ हैं। हम सिर्फ रोस्टर के खिलाफ है। जो रोस्टर बदला जा रहा है वो नहीं बदलना चाहिए। कांग्रेस के पार्षद भी चाह रहे हैं कि रोस्टर से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर महिलाओं को आरक्षण दिया तो महिलाओं को हक भी देना पड़ता है। हम इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हैं कि महिलाओं की अगर रोस्टर में रूटीन में इनकी बारी आनी, इनको अपना हक दिया जाए। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राज्य सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक के दौरान आदेश दिए कि जिन वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 10 या उससे कम है, वहां सिर्फ एक विषय शिक्षक ही सेवाएं देगा। आवश्यकता से अधिक शिक्षकों को अन्य स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि 9 खेल हॉस्टल में 11 कोच, पंजाबी के 11 और उर्दू के 10 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही एसएमसी पर नियुक्त प्रवक्ताओं और डीपी के 5% एलडीआर कोटे में भर्ती के लिए नए आरएनडीपी नियम बनाए जाएंगे। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की कम संख्या वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को ना तो मर्ज किया जाएगा और ना ही डाउनग्रेड, केवल शिक्षकों का युक्तिकरण किया जाएगा। शहरों के नजदीकी स्कूलों में यह समस्या अधिक पाई गई है। मंत्री ने कहा कि बागवानी विषय के लिए सिलेबस तैयार करने, 6ठी से 8वीं कक्षा तक हिमाचल इतिहास के पाठ्यक्रम की समीक्षा और उसमें अधिक ऐतिहासिक जानकारी शामिल करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मंत्री ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, डिजिटल उपस्थिति, अपना विद्यालय योजना, राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल जैसी प्रमुख योजनाओं की प्रगति पर भी समीक्षा की। देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर रेस्ट मैदान में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने की। सुबह 11:30 बजे शुरू हुए कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके योगदान को याद किया। इसी दौरान देश के पहले गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यकर्ताओं ने दोनों महान नेताओं के जीवन और देश निर्माण में उनके योगदान को याद किया। देखिए, आज सारा देश श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बलिदान को याद करता है। हम अपने श्रद्धा के सुमन उनको यहाँ अर्पित करने आए हैं। हर देश के कोने कोने में ये संदेश है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए जो कुर्बानी दी उसको हमें सदैव याद रखना है। आज हमने उनको स्मरण करते हुए यहाँ शपथ भी ली है। हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे और उस महान शख्सियत को आज हम नमन करते हैं, जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान भी दी और इतने महान कार्य किए कि केवल देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ख्याति प्राप्त की। और जो जो कार्य उनके द्वारा किए गए आज भी देश उनका स्मरण करता है, उनको याद करता है। सरदार पटेल जी को भी हम याद करते हैं आज के दिन, और इस साल उनकी याद में गुजरात में कार्यक्रम हो रहा है 1 से 15 तक, और 4 तारीख को वहाँ पे हिमाचल को भी मौका मिल रहा है कि हम वहाँ पे अपना पक्ष जो है किस ढंग से हिमाचल आगे बढ़ा है, कैसे हमारी संस्कृति आगे बढ़ी है, कैसे क्राफ्ट की दुनिया में हम आगे गए हैं। तो सारा हमें वहाँ पे निमंत्रण मिला है 4 लोगों को। मुख्यमंत्री जी को बुलाया है, मुझे बुलाया है, स्पीकर साहब को बुलाया है, गवर्नर साहब को बुलाया है। तो उस कार्यक्रम की भी हम तैयारियां कर रहे हैं और उन्हें भी हम याद करते हैं। देश के लिए जो कार्य उन्होंने किया उसके लिए
आज उनको भी हम संस्मरण कर रहे हैं। देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भारत भूषण ने जिला अदालत द्वारा एमसी कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने पर खुशी जताई है और इसे सच्चाई की जीत बताया। समिति ने कहा कि यह फैसला शिमला की जनता की जागरूकता और संघर्ष का परिणाम है। समिति ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में अवैध घुसपैठ और भूमि अतिक्रमण बढ़ रहा है। साथ ही समिति ने सरकार को मौलवी सरकार करार देते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन ने निष्पक्षता नहीं दिखाई और शांतिपूर्ण आंदोलन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। समिति ने मांग की है कि नगर निगम तुरंत अवैध मस्जिद को डिसमेंटल करने की कार्यवाही शुरू करे और मस्जिद कमेटी अध्यक्ष लतीफ मोहम्मद के बैंक खातों की जांच की जाए। समिति ने चेतावनी दी है कि अगर कार्यवाही नहीं हुई तो जनता फिर सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। पिछले कल 30 अक्टूबर 2025 को जिला न्यायालय शिमला ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एमसी कोर्ट शिमला के फैसले को सही ठहराया। एमसी शिमला ने अपने निर्णय में कहा था कि संजौली अवैध मस्जिद ढांचा जो पूरे का पूरा गैर कानूनी है, गलत तरीके से बनाया गया है, फुली एनक्रोचमेंट लैंड है, इस पर अपना मत व्यक्त किया था। और जब ये फैसला आया, संभवतः है समाज में, शिमला की जनता में और हिमाचल के उस कोने कोने से जो इस आंदोलन में आए थे, सभी लोगों ने खुशी का इजहार किया और ऐसा लगा कि देवभूमि संघर्ष समिति ने जो आवाज हिमाचल में उठाई वो सत्य की आवाज थी। पहला विषय था अवैध घुसपैठ। अवैध घुसपैठ में हमने 2 शब्द प्रयोग किए थे। हिमाचल के अंदर रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो अपनी पहचान छुपाकर हिमाचल के कोने कोने में आकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपने आप को एक स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका रूप कहीं लफ्ज़िहात के रूप में मिलता है, कहीं व्यापार के अतिक्रमण में मिलता है, कहीं राष्ट्र विरोधी गतिविधि के रूप में मिलता है। अगर सार्वभौमिक रूप से हम विचार करें कि हिमाचल के अंदर जो आबादी का एक असंतुलन बढ़ता जा रहा है, उसका मुख्य कारण यही लोग हैं। सितंबर 2024 संजौली मस्जिद कमेटी के जो प्रधान है वो और यहाँ का मुस्लिम वर्ग मीडिया के सामने भी आया, आपने पूरे प्रदेश में दिखाया, आपने खबर भी लिख की कि भाईचारे का पहली मिसाल हिमाचल में देखने को मिली। उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया, एक एप्लीकेशन फाइल की एमसी कोर्ट में कि हम मानते हैं ऊपर की 3 मंजिलें अवैध हैं, गलती से बनी, प्रशासन हमें परमिशन दे, हम इसे तोड़ेंगे। सबने स्वागत किया, हमने भी स्वागत किया। इतना ही नहीं, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों ने भी स्वागत किया। परंतु परिणाम क्या हुआ? वो फ्रेब था, झूठ था, ढोंग था। कुछ दिनों बाद ये लोग पुणे कोर्ट में चला गए। 5 अक्टूबर 2024 को जो फैसला आता है कि ठीक है 3 मंजिलें हम खुद गिराएंगे, उन्होंने आज तक नहीं गिराई। सिर्फ उन्होंने अपने आकाओं के बोलने पर, आका शब्द इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूं, फंडिंग बाय अदर स्टेट, दिल्ली, यूपी, मुजफ्फरनगर, अब ऐसी ऐसी जानकारी आ रही है कि इस जो मस्जिद में है अवैध अतिक्रमण जो किया है, इन लोगों की फंडिंग लगी है। आपके ध्यान में एक और विषय लाता हूं मैं। हिमाचल का मुसलमान तो ईमानदार है, बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, प्रशासनिक कार्य में है, उसको कुछ लेना देना नहीं इस विषय में। कुछ कठमुल्लावादी लोग जो इस देश को शांति से नहीं रहना दे रहे हैं, वो लोग इसमें संलिप्त है।
शिमला विवादित मस्जिद के अंदर हिमाचल का मुसलमान नमाज पढ़ने नहीं जाता, कि आपको भी पता है, आपने कोई खबर करना कभी इस पर, अलाउड नहीं है हिमाचल का मुसलमान वहां। इसलिए जब फैसला आ गया है कि आप इसे हटाओ, आप फिर दलील अपील में जा रहे हैं। जो सरकार का काम था, देवभूमि संघर्ष समिति ने हिमाचल सरकार से निवेदन किया कि तुम्हारी सरकारी भूमि पर कुछ घुसपैठिए घुस आए, एनक्रोचमेंट कर लिया, आप उस एनक्रोचमेंट को हटाओ। हम तो सरकार के मित्र बनकर सरकार की सहायता कर रहे थे, परंतु दुख की बात यह है, हिमाचल की मुल्ला मौलवी प्रेरित ये सरकार, कहां तो समिति के कंधे पर हाथ रखना चाहिए था कि आपने एक 2 नंबर का काम समाज में उजागर किया। उन्होंने वो काम नहीं किया। उन्होंने अपने आकाओं को बोले चाहे किसको बोले, पर हमें सीधा लगता है ये मुल्ला मौलवी समर्थित सरकार, इन्होंने क्या काम किया? एसपी पुलिस शिमला को अलर्ट किया कि आप जाओ, जो भी ये मस्जिद के विरुद्ध लोग लगे हैं, इस अवैध काम के विरुद्ध लगे हैं, इनकी आवाज को बंद करो। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भाजपा हिमाचल प्रदेश ने सभी 17 संगठनात्मक जिलों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। जिला सिरमौर में यह दौड़ नाहन के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क से शहीद स्मारक तक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने नेतृत्व किया। सैकड़ों युवाओं, महिलाओं और नागरिकों ने इसमें भाग लिया। इस अवसर पर डॉक्टर बिंदल ने कहा कि सरदार पटेल देश की अखंडता और एकता के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि पटेल की दूरदर्शिता से सैकड़ों सियासतों का भारत में विलय संभव हुआ और हैदराबाद का भारत में शामिल होना उनका ऐतिहासिक योगदान था। बिंदल ने नेहरू जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी अदूरदर्शिता के कारण आज कश्मीर समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की याद में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप, विधायक रीना कश्यप, बलदेव तोमर, विनय गुप्ता, धीरज गुप्ता समेत कई भाजपा नेता उपस्थित रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर आज पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से रन फॉर यूनिटी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। संगठनात्मक 17 जिले हैं और 17 के 17 जिले पर बड़ी मात्रा में युवा, बहनें, बुजुर्ग रन फॉर यूनिटी इस प्रकार एक दौड़ का आयोजन करने वाले हैं और सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जगह जगह पर इस रन फॉर यूनिटी को संबोधित करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान देश की एकता और अखंडता के लिए अविस्मरणीय है। 1947 में जब देश आजाद हुआ, सैकड़ों रियासतों के रूप में हमारा देश था। सभी रियासतों को एक साथ भारत के और तत्वाधान में भारत के संविधान के अंतर्गत, भारत के गणतंत्र के अंतर्गत लाने का जो अति महत्वपूर्ण कार्य है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरा किया। हमें आज स्मरण आता है हैदराबाद का निजाम, जिन्होंने विरोध किया कि हम भारत की संप्रभुता स्वीकार नहीं करें, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फौजें भेज करके और हैदराबाद को भारत का अभिन्न अंग बनाया। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर, कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने फौजें लगा करके उनको पीछे धकेलना शुरू किया। काश तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 24 घंटे का समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दे देते तो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की समस्या कैंसर के रूप में जो मेरे देश के ऊपर है ये ना होती। सरदार साहब ने कहा था, मुझे 24 घंटे पंडित जी दे दीजिए, मैं एक भी कबायली को भारत की धरती के ऊपर रहने नहीं दूंगा।
70 साल से हम इस दंश को झेल रहे हैं। हजारों सैनिकों ने अपना बलिदान दिया, हजारों नागरिक वो शहीद हुए और देश में अशांति का एक वातावरण कश्मीर की समस्या के कारण आज मुंह का एक खड़ा हुआ है। सरदार साहब 1950 के बाद उनको और लौह पुरुष इस प्रकार का दर्जा दिया गया, परंतु भारत रत्न उनको जो दिया जाना चाहिए था वो 90 के दशक में दिया गया। देवभूमि संघर्ष समिति की प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम कमिश्नर भूपेंद्र कुमार अत्री को ज्ञापन सौंपते हुए संजौली में अवैध रूप से बनी मस्जिद को तुरंत हटाने की मांग की। समिति के सदस्य ने कहा कि मस्जिद का निर्माण सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पर किया गया था। इसका पहला फैसला एमसी न्यायालय में हुआ था, बाद में हाई कोर्ट ने इसे अवैध ठहराया। समिति ने प्रशासन से आग्रह किया है कि वह अदालती आदेशों का शीघ्र पालन करते हुए पूरी संरचना को तोड़े। प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि इस प्रकरण में बेगुनाह लोगों पर दर्ज की गई एफआईआर गलत है और इसका विरोध किया जाएगा। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्यवाही नहीं की तो जनता आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होगी। संजौली के अंदर अवैध मस्जिद का निर्माण हुआ, सरकार की भूमि पर जो अतिक्रमण हुआ उसका फैसला पहले एमसी न्यायालय ने दिया। उन्होंने भी अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि यह पूरे का पूरा ढांचा अवैध है, एनक्रोचमेंट पे है। उसी फैसले को जिला न्यायालय ने भी मुहर लगाई और कहा कि ये पूरे का पूरा ढांचा अवैध है, इलीगल है। अब ये अपने ऑर्डर की पालना करने के लिए हम एमसी कोर्ट में आए हैं कि आप इम्प्लीमेंट करो अपना ऑर्डर जो आपने पास किया है। देखो, हमने पहले, या तो आप मेरी बात समझ नहीं रहे, हमने बोला जामंत बनकर हम आए हैं हनुमान जी के पास कि आप अपनी शक्ति को पहचानो। जो ये मस्जिद है, जैसे हनुमान जी ने 7 योजन का समुद्र लांघा, वैसे ही आप ऑर्डर करो और इसको तोड़ दो। और हम सरकार का काम कर रहे हैं, अब सरकार के दबाव में नहीं आओ, अब प्रशासन में अपना काम एज ए कॉन्स्टिट्यूशन करो, संविधान के अंदर करो। बाकी आपसे जो एक विषय बोलना है, इस इतने बड़े आंदोलन के लिए आज भी 166 लोगों पर एफआईआर हुई है, जो गंभीर मसला है। हमने आवाज उठाई, सत्य की आवाज, कोई चोरी, कोई अपराध नहीं किया। आज 166 लोग कोर्ट में खड़े हैं। ये प्रशासन की हिटलरशाही के कारण आज सत्य की जीत हुई है। हमारी बात को कोर्ट ने भी माना और सबने माना, यानी हमने जो आवाज उठाई वो सत्य की आवाज है। तो हिमाचल प्रदेश को भी सत्य की आवाज पर स्टैंप लगानी चाहिए और ये सारी एफआईआर क्वैश करनी चाहिए।